Hello friends, today we will see electrical and magnetic properties of solids from chapter Solid State. Now this is the last video of this chapter Solid State. In that we are seeing first of all electrical properties. Now when we will see the electrical properties of solid, in that case electrical properties means it is concerned with the electrons. ठीक है, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, उसी की वजह से हमारे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी के अकॉर्डिंगली हमें थ्री प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखनी होती है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो किस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो हो रहा है, इजीली अगर वो करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा करंट हमें मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कभी हो रहे हैं या कभी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट कभी प्रोड्यूस हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब इन सब की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि बिकॉज ऑफ दैट दे विल शोज द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर में जो हम ऐसे मेटल्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में आती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। अब मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो होते हैं, दीज आर शोइंग दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं। अब मेटल्स क्या होता है, जब मेटल हम लोग देखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी बिकॉज ऑफ दैट इट विल शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और वही अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें आयंस फॉर्म होते हैं एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस आयंस वी आर सीइंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हियर वी आर मेंशनिंग ओनली टू एग्जाम्पल, दैट इज गोल्ड एंड कॉपर। नाउ सेकेंड वी विल सी इंसुलेटर। जैसे हमने कंडक्टर्स देखे हुए थे उसके जस्ट अपोजिट है इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में क्या होगा, जो सॉलिड्स जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा कम है, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में आता है, दे आर कॉल्ड एज एन इंसुलेटर्स। मोस्टली हमारे इसमें जो नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द इंसुलेटर्स। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, इसलिए वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं होता है एंड देयरफॉर दे आर वर्क एज एन इंसुलेटर। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उसके वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमें देखना है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, ऐसे सॉलिड्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, दे आर कॉल्ड एज अ सेमीकंडक्टर। जैसे सेमीकंडक्टर में आप उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रेंज अगर देखते हो, दैट इज 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देन जो मेटलाइट्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो मेटलाइट्स हैं, दीज मेटलाइट्स आर वर्क एज एन सेमी कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल आप देते हो ग्रुप 14 के कोई भी एलिमेंट्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। नाउ वी आर सी द बैंड थियरी। अब ये जो बैंड थियरी है, दिस बैंड थियरी इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो भी मेटल हो, नॉन मेटल हो या मेटलाइट्स हो, इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैंड थियरी यूटिलाइज करते हैं। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
सबसे पहले हमने इसके लिए एग्जाम्पल एक लिया हुआ है लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। मीन्स 1s शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2s शेल में जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर उसमें देखते हैं तो हमारे इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर 1s शेल है हमारा, इन दैट इट विल फॉर्म अ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जैसे दिखाए हुए हैं मिलिट्री में, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप होंगे और एक जो बचा हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितने लिए एटम हमने यहाँ पर, सिंगल एक लिथियम एटम हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब सपोज हमने 2 एटम्स लिए, मीन्स लिथियम मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर फॉर्म हो रहा तो उसमें क्या होगा, जो 1s फर्स्ट एटम का है वो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट 1s शेल में जाएगा और जो सेकंड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अगेन गोज टू द 1s शेल। ठीक है, 1s शेल उसकी यहीं पर होगी। तो इसलिए जो 2 बैंड्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरीके से उसमें पैक्ड हो जाएंगे। वही अगर हम लोग 2s शेल देखते हैं तो उस 2s शेल में भी जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है या सिंगल स्पिन है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, लाइक इन दिस पैटर्न। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा पेयरिंग कैसे होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स हमारे उसमें एक ही साइड पर होंगे। कब हुआ ये, जब हमने 2 एटम्स लिए थे। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि सपोज अगर हम लोग सॉलिड देखते हैं तो उसमें 1 या 2 या 4 एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। मीन्स उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारे बैंड यहाँ पर हुए हैं, जो हमारे शेल्स यहाँ पर में 1s शेल 2s शेल ये जैसे कुछ भी हैं, ये क्या करेंगे, बहुत एक दूसरे के पास, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के पास रहेंगे। क्यों, तो उनकी जो कुछ भी एनर्जी लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। दैट्स वाई दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास में वो आ जाते हैं। और अगर हम लोग उसको ऐसे देखते हैं इट विल लुक लाइक्स अ बैंड। और ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये पूरे लाइंस जो दिख रहे हैं ऐसे ये क्लोजली पैक्ड लाइंस होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वाइब्रेट होते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन देयर इज अ कंडक्शन ऑफ करंट विल टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स कौन से ध्यान में रखने हैं कि ये जो है हमारे बैंड उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है वो क्लोजली पैक्ड है। देन जो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके बीच का इंटरैक्शंस, उनके बीच में जो कुछ भी कोरिलेशन है वो हमें यहाँ पर देखना है। दोनों का नंबर कैसे सेम होगा, यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। और ये जो हमारी बैंड थियरी है उसमें हम लोग 2 टाइप्स के बैंड देखते हैं, एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड हम लोग देखते हैं तो कंडक्शन बैंड में क्या होगा, इट इज़ द हायर एनर्जी बैंड। कौन सा बॉन्ड है ये हमारा, हायर एनर्जी बॉन्ड है। एनर्जी लेवल कैसी है इसकी, ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स उसमें जा सकते हैं। उसमें भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में क्या हो गए, वो फ्री टू मूव हो गए। वो क्लोजली पैक्ड रह सकते हैं क्या, नहीं, वो वहाँ पर नंबर कम होगा, यहाँ पर वो एनर्जेटिक हो गए एंड देयरफॉर दे आर फ्री टू मूव, वो इजीली यहाँ पर मूव हो सकते हैं। और ये जो मोबाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर इन मोबाइल और डीलोकलाइज्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं या कंडक्शन बैंड में ही वो मूव हो रहे हैं, इन दैट केस दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके, दैट इज द कंडक्शन बैंड, वो हायर एनर्जी वाला बैंड होता है। वही अगर हम लोग वैलेंस बैंड देखेंगे तो वैलेंस बैंड का क्या है यहाँ पर, दिस इज हैविंग अ लोअर एनर्जी। उसकी एनर्जी कैसी है यहाँ पर,
लोअर एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। दे आर क्लोजली पैक्ड, अनेबल टू मूव, दैट्स वाई देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डज नॉट टेक्स प्लेस। अब इन दोनों बैंड्स के बीच की जो कुछ भी गैप होती है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच की जो गैप होती है उसको हम लोग कहते हैं बैंड गैप। ठीक है, अब बैंड गैप क्या होगा, दोनों कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच की जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज बैंड गैप। और ये जो पर्टिकुलर जोन होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉरबिडन जोन। ठीक है, उसको हमने क्या कहा है, फॉरबिडन जोन कहा है, क्योंकि ये जो कुछ हमारे बैंड गैप हैं ये फिक्स नहीं होती हैं, ये कभी ज़्यादा होती है कभी ये कम होती है। अगर ये बैंड गैप हमारी कम होगी तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो सकते हैं। वही अगर हमारे इसमें ये बैंड गैप ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली इसमें से प्रमोट नहीं हो सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? दैट्स वाई दिस बैंड गैप इज ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो कुछ भी कंसेप्ट हमने देखे, बैंड थ्योरी कैसे होती है, बैंड कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, बैंड गैप क्या होता है, ये सब कुछ देखने के बाद हमें देखना है कि जो हमारे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल और मेटेलिक कंडक्टर। अब हमें पता है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज दे आर एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन इजीली वो दूसरों को दे सकते हैं। और अगर हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल उनकी क्या होती है, आइदर एस शेल मीन्स NS1 NS2 या फिर P शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, जैसे NPX1 NPY1, इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि सपोज हमारा जो एटम है या हमारा सॉलिड जो है, अगर उसमें वन इज एस शेल आउटर मोस्ट शेल है तो इट विल फॉर्म्स अ एस बॉन्ड। ठीक है, वो क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर एस बैंड फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो डोनेट करने के बाद वो खुद क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म्स अ मेटेलिक आयन। वो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, मेटेलिक आयन फॉर्म करेगा। अब ये जो मेटेलिक आयन फॉर्म है इसको हम लोग कहेंगे एस बैंड। अब सपोज हमारा आउटर मोस्ट शेल है एस एंड पी बॉन्ड में भी हमारे पी शेल में भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज एस बैंड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप्स विद द पी बैंड। ठीक है, एस बैंड के साथ पी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ओवरलैप होंगे एंड दे विल फॉर्म sp ओवरलैपिंग बॉन्ड। और जो कटायंस हमारे पास हैं दीज कटायंस आर डीलोकलाइज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस में इमर्ज रहेंगे, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये इलेक्ट्रॉन मेटल आयंस जो है वो इमर्ज रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। उसकी जो कुछ भी मीन पोजीशन इसके ऊपर नीचे वो वाइब्रेट होते जाएंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन होकर उसके थर्मल एनर्जी जो है, उसके टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होता है और ये इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है दीज आर गोज टू द कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसमें हो सकती है। दैट्स वाई दीज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमारे मेटल्स कैसे रहेंगे, यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो रहेंगे।
देन यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि जो हमारा मेटालिक सोडियम होता है तो उसमें बैंड गैप नहीं होती है। ठीक है, ये हमें देखना है। ये आपके दोनों डू यू नो में दिए हुए हैं बुक में। तो अब ये जो हमारा सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एरागोन 3s1। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ पर जा सकता है इस कंडीशन में? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है एस शेल में। तो इस कंडीशन में क्या है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर सेम हुए हैं और ये दोनों मिलकर फिर यहाँ पर जो बैंड फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ दैट उसकी एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल सेम हैं, दैट्स वाई दे डजंट हैव एनी बैंड गैप। वहाँ पर बैंड गैप नहीं होती है और इसीलिए जो 2 हाफ हमें दिख रहे हैं वो यहाँ पर सेम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए 3s बैंड इन सोडियम इज द कंडक्शन बैंड which contains same number of electrons as that of the sodium atom। और इसीलिए जो हमारा सोडियम होता है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मेटालिक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे इसमें? 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 एंड 3p0। अब 3s2 है, मीन्स इसका s शेल कंप्लीट है क्या? यहाँ पर उसका s शेल कंप्लीट है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही जो है s शेल की दैट इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना है या शिफ्ट होना है तो वो कहाँ पर जाएगा? अगर मूव होकर वो जाता है, इन दैट केस दैट इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द p बैंड। ठीक है, जैसे 3p0 यहाँ पर हमें दिख रहा है तो वो क्या बन जाएगा? 3s1 एंड 3p1। और उस कंडीशन में भी हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दीज आर सेम। और हमें यहाँ पर दिखेगा कि थोड़ा सा जो s मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो s शेल में पहले से प्रेजेंट था दैट इज ट्रांसफर टू द p ऑर्बिटल। इसलिए p बैंड जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो हमारा s बैंड है वो थोड़ा सा वैकेंट है और p जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ओवरलैपिंग बॉन्ड। और इसकी वजह से ये जो कंडक्शन हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट दिस मेटालिक मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग बैंड। नाउ वी विल सी द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके बीच में है? इसकी मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में है। अब एग्जाम्पल इसके हम लोग देखते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे वैलेंस शेल एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये जो होता है इनके बीच की गैप जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ये बहुत यहाँ पर कम है एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ईजीली मीन्स हम अगर उसको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं इन दैट केस दे विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और ईजीली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल गेट्स ट्रांसफर। मीन्स जो हमने सेमीकंडक्टर या जो मटेरियल हमें सॉलिड हमने लिया हुआ है अगर हम उसको लोअर टेम्परेचर पर देखते हैं या 0 पर देखते हैं तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जंप नहीं होंगे। बट वही अगर हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं इन दैट केस दे आर शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वो वहाँ पर उसका बैंड फील करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है एक बैंड से दूसरे बॉन्ड में, जब ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। एट दैट टाइम जो कुछ भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो रहा है वो बहुत कम होता है और फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर, जब तक हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं टिल दैट टाइम ओनली द इलेक्ट्रॉन विल गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस शेल टू कंडक्शन बैंड और इसीलिए हमने उसको कहा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी जो है वो यहाँ पर
बढ़ती जाएंगी और वही हम लोग टेम्परेचर अगर लो करते हैं तो उसका इंसुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द सेमीकंडक्टर। अब अगर हमें यहाँ पर दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर दिखते हैं। एक तो हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब दूसरा हमें देखना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में हमने क्या देखा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें ऐड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तब तक ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ट्रांसफ़र होकर वो सेमीकंडक्टर करके एक्ट करेगा। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, अगर हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या कोई दूसरा सब्सटेंस अगर उसमें ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो कुछ भी इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग प्रोसेस। अब इसके भी दो टाइप्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नंबर वाला एटम अगर हमने मेटल अगर हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया जिसका एटॉमिक नंबर लोअर है, ऐसे कंडीशन में तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देन सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसको देखते हैं। डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ फॉस्फोरस। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 14, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 5। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिलिकॉन जो है हमारा, जो सिलिकॉन है उसके ये खुद के 4 एटम और दूसरे साइड वाले ही उसके एक एक करके, इसे टोटल यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बट अगर इस सिलिकॉन सॉलिड में अगर हम लोग फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 15, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो ऐसे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसने पोजीशन किसकी ली हुई है, सिलिकॉन की पोजीशन ली हुई है। तो जो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ वो पेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। बट जो उसका एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करेगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर रिप्लेस करेगा, और ये जो उसका मूवमेंट हो रहा है, ये जो उसका कंडक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये जो शो करते, जैसे हमने यहाँ पर फॉस्फोरस देखा, तो फॉस्फोरस की जगह पर हम लोग यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ दूसरा देखते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जिसका एटॉमिक नंबर कम है ऐसा कोई एटम उसमें जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो मेन वाला हमारा बीच है सिलिकॉन, उसको हमने कॉमन रखा हुआ है और उसमें हमने ऐड किया हुआ है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, और जर्मेनियम, बोरॉन या जर्मेनियम कोई भी आप इसमें ले सकते हो। तो उससे क्या होता है हमारे इसमें अभी, सॉरी जर्मेनियम नहीं, गैलेनियम हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने बोरॉन यूज़ किया तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के 3 बचे हुए आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर फिर से सेम, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अपना कंबाइन होकर दूसरे का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और एक वे पोजीशन यहाँ पर वैकेंट है। तो उस वैकेंट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज अ होल। अब ये होल अगर हमें फिलअप करना है तो ये क्या करेगा, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, ये होल फिलअप करने के लिए फिर से दूसरे किसी के पास से इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलरली यहाँ पर चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, उसमें से फ्लो होते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। और ये जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं लाइक बोरॉन, गैलीलियम और इंडियम, दीज आर द पी टाइप सेमी कंडक्टर। मीन्स एन टाइप में क्या होगा, वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और पी टाइप में वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल। होल प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक कम होता है। देन वी विल सी इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होती है। अब क्यों ऐसे होगा कि ये जो हमारे वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच की गैप अगर हमारे इसमें ज़्यादा है, ये अगर हमारा फॉरबिडन जोन जो है ये अगर हमारा ज़्यादा है, उस कंडीशन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, दीज आर अनेबल टू मूव इन द कंडक्शन बैंड। वो कंडक्शन बैंड में यहाँ पर नहीं जा सकते। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एन इंसुलेटर्स। और इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आ गया? नाउ वी विल सी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेट आप सबने देखा हुआ है, क्या करता है मैग्नेट? अगर हम लोग आयरन के पास मैग्नेट लेकर जाता है तो वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो हमारे सॉलिड्स हैं, दीज आर ऑल्सो शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों एग्जिबिट करता है? क्योंकि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हमारा म्यू हो रहा है, तो वैसे ही ये खुद के एक्सिस के अराउंड भी मूव होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो अर्थ का, अर्थ और सन अगर आप देखते हो, तो जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती हैं, तो उसके अराउंड घूमते घूमते ही वो खुद के इससे भी वो मूव होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी वो यहाँ पर मूवमेंट उसका हमें शो होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में घूमता रहता है, इट विल कॉजेस अ स्पिनिंग। ठीक है, वहाँ पर उसका स्पिनिंग होता है, एंड दिस स्पिनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर अराइज होती हैं। तो ऐसे अगर सॉलिड्स हम लोग देखते हैं तो हमारे इसमें हमें क्या क्या दिखता है? 3 टाइप्स के ऐसे सॉलिड्स हैं, डायमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय दिस डायमैग्नेटिक सॉलिड। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आप इस डायग्राम से में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन्स हैं, दीज स्पिन्स आर पेयर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक पैरेलल है, दूसरा एंटी पैरेलल है, एक पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स का स्पिनिंग यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारे पेयरिंग यहाँ पर हुआ है, दिस विल नॉट गेट चेंज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसका इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं होती हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड। मीन्स इसके पास अगर ऐसे सब्सटेंसेस के पास, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर देखे हैं, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, NaCl, H2O, बेंजीन, इनके पास अगर हम लोग मैग्नेट लेकर जाते हैं तो वो सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके स्पिन जो है दीज आर ऑलरेडी पेयर्ड, इसलिए वो उसमें की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। नाउ पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। अब पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स में क्या होगा, यहाँ पर जैसे आपने लास्ट डायग्राम में देखा था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, स्पिन था और वो पेयर हो रहा था, बट यहाँ पर क्या है, एक स्पिन जो है वो यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, नहीं दिख रहा है हमें वो यहाँ पर। तो
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और एक जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, उसमें से उस अनपेड इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग होकर हमें उसमें मैग्नेटिक मोमेंट दिखता है। मीन्स अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखोगे तो उसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें रैंडम पोजीशन में दिखता है, और अगर आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, इन दैट केस दे विल लाई इन द सेम डायरेक्शन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने मैग्नेट के पास अगर ले जाते हैं तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पूरे एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने उसका निकाल दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्पिन दिख रहे हैं, ये स्पिन्स हमारे पूरे रैंडम पोजीशन में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज द पैरामैग्नेटिक मोमेंट। नाउ हियर इस पैरामैग्नेटिक में हम मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया हमारे इसमें, कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी की वजह से अगर हम लोग उसका मैग्नेट निकाल देंगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएगी और फिर से वह अपने रैंडम पोजीशन में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, ऑक्सीजन, कॉपर 2+, Fe3+ एंड क्रोमियम 3+। लास्ट हम लोग देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। अब हमारे पास कुछ ऐसे मेटल सॉलिड्स हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये जो हैं इनको मैग्नेट इजीली अट्रैक्ट कर देता है। अब ऐसा स्पेशली इनमें क्या होता है, तो सब्सटेंसेस जिनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप Fe में देखोगे तो उसमें कितने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी कंटिन्यूसली वो रैंडम मोशन में रहते हैं। और जैसे हम लोग उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, यहाँ पर आप फर्स्ट डायग्राम में देखोगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली उल्टे सीधे रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जैसे हमने उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में वो शो हो रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ होगा उसी तरफ ये यहाँ पर हमें मूव होते हुए दिखते हैं। और अगर हमने इन सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, उसका कॉन्टैक्ट से हमने वहाँ पर निकाल लिया, तो उस कंडीशन में भी वो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन्स हैं वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि अगर वो पिन वाला जो एग्जाम्पल है, एक के नीचे हम इसे पिन लगा सकते हैं, तो क्या होता है कि जो मैग्नेट है उसको जो अटैच है नेल हमारा, वो या पिन हमारा, उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, उसकी वजह से दूसरी पिन उसको अटैच होगी, दूसरी में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तीसरी हो जाएगी। मीन्स अगर मैग्नेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी वो सब्सटेंस नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो भी उसमें मैग्नेटिज्म आता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।